ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे थे, राज लिमिटेड वाला। इसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करा दी। अभी मेरे को बैलेंस शीट के नाम बताने, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एडजस्टमेंट तीनों बता दी। अब यहाँ पे जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है सारे नाम, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल में 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड में स्टेप 1 में प्लस या माइनस नहीं करते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है 1012% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप 1 लाख। तो ये जो 1 लाख रुपीज दिया हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये स्टेप 1 में हम माइनस करते हैं, लेकिन अलग से थोड़ा इज्जत देके इसको। तो 1 लाख रुपीज जो है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मैं माइनस भी करूंगा, स्टेप 1 में भी आएगा ये, सुनना, और भी आगे आएगा। ये 1 लाख रुपीज स्टेप 1 में मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख रुपीज माइनस 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सीधी बात है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन हम इसको अलग से माइनस करते हैं, दूसरी लायबिलिटी के साथ इंक्लूड नहीं करते, अलग से इसको माइनस करते हैं 1 लाख। और इसका जो डिविडेंड है 1 लाख रुपीज पे 12% डिविडेंड होगा 12,000। ये 12,000 जो डिविडेंड है, ये आईटीडी फॉर्मेट में हमको माइनस करना है, जो स्टेप 3C होता है। इसमें आईटीडी फॉर्मेट में होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 ईयर कंपलसरी। तो यहाँ पे मैं 12,000 रुपये माइनस करूंगा। अगर आप ये भूल भी जाओ 12,000 रुपये अभी माइनस करना, तो भी बाद में हम लोगों ने आईटीडी फॉर्मेट बनाया। अब सीधी बात है, फॉर्मेट हमने बना के रखा है तो हमको याद आ ही जाएगा कि ये हमको प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करना बाकी है। तो अगर आप पहले भूल भी जाओ तो बाद में याद आ ही जाएगा कि 1 लाख रुपीज का मल्टीप्लाई बाय 12%, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100, ये 12,000 होता है। ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड आईटीडी फॉर्मेट में हम माइनस करेंगे। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल भी माइनस करते हैं स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 में प्रेफरेंशियल कैपिटल भी माइनस करते हैं, और स्टेप 3C में प्रेफरेंशियल का डिविडेंड भी माइनस करते हैं, कंपलसरी 1 साल का, कंपलसरी 1 साल का डिविडेंड हमको माइनस करना होता है। आगे फिर लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी लायबिलिटी नहीं होती है, ये रिजर्व होता है, ये लायबिलिटी नहीं होती है। मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया है कि क्या क्या लायबिलिटीज में लेना है क्या नहीं लेना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लायबिलिटी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हमने बिफोर टैक्स बनाया था और 1,20,000 पे आया था। ये मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। और इसका प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000, वो भी मैंने लायबिलिटीज में लिखा हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप 1 में 60,000 मैंने लिखा हुआ है, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 स्टेप 1 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है 10% डिवेंचर्स है, ये हम लायबिलिटीज में लिखते हैं, लेकिन ये जो इसका इंटरेस्ट है 10%, ये 10% हमारे काम का नहीं है। हम लोग सिर्फ ये डिवेंचर्स 1 लाख लायबिलिटी में लिखेंगे। तो 10% डिवेंचर तो हमारी लायबिलिटी होती है, हाँ 10% डिवेंचर्स हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन इसका 10% का हमको कुछ नहीं करना है। ये जो 10% है आपको 10% निकालना नहीं है, बस 1 लाख रुपीज लायबिलिटीज में लिखना है, और इस 10% का आपको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का आपको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कहीं पे नोट कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है, कहीं पे भी ये रूल्स में लिख लेना कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहीं पे भी आपको प्लस या माइनस नहीं करना है। आगे आगे इसके बाद हम लोग पहुंचे, डिवेंचर हो गया, इसके बाद दिया हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविडेंस, प्रोविडेंट फंड 60,000। तो जो प्रोविडेंट फंड है 60,000, ये लायबिलिटी में लेते हैं, हाँ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड 60,000 लायबिलिटी होता है, तो मैं लायबिलिटी में जाऊंगा स्टेप 1 में 60,000 प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये वर्कर्स का पैसा होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो ये हमको पे करना पड़ता है। वर्कर्स का सिर्फ एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड जो होता है वो रिजर्व होता है, वो लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड वो लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। बाकी वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड वगैरह दूसरे सारे वर्कर्स के फंड्स लायबिलिटीज में लेते हैं, खाली WACF लायबिलिटीज में नहीं लेते हैं। आगे वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, हाँ होता है। इसके बाद लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटीज 1,50,000, ये लायबिलिटी में लेंगे, हाँ लेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज 1,50,000 लायबिलिटीज में आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज यहाँ पे मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा 1,50,000, इधर मैं लिखूंगा अदर
करंट लायबिलिटीज, मतलब स्टेप वन में लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज में आएगा। डन। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको दिया हुआ है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में दिया हुआ है टेंजिबल। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 एडजस्टमेंट में था, हमने सॉल्व कर दिया था। मशीनरी 1 लाख, ये भी एडजस्टमेंट में था, हमने सॉल्व कर दिया था। गुडविल 30,000। गुडविल 30,000 ओल्ड बैलेंस शीट वाला नहीं लेते हैं, मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया। चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम लोग गुडविल की न्यू वैल्यू निकालते हैं, और ये जो 30,000 ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल है, ये एसेट्स में स्टेप 1 में नहीं लेते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें दो टाइप की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, एक 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट और एक वाई लिमिटेड 12% डिबेंचर्स। दो इन्वेस्टमेंट दी हुई है। अब किसी भी फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, कहते मैंने थियरी वाले पेजेस में पूरा टॉपिक बताया है थियरी वाले पेजेस में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से ट्रेडिंग होते हैं, कौन से ट्रेडिंग होते हैं, कौन से नॉन ट्रेडिंग होते हैं। सिंपल भाषा में, अगर कोई फंड वाली इन्वेस्टमेंट हो, जैसे प्रोविडेंट फंड वाली इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई फंड वाली इन्वेस्टमेंट है तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। तो स्टेप 1 में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेते हैं, नॉन ट्रेडिंग नहीं। तो ये जो 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इसका फेस वैल्यू है 80,000 और ये 60,000 मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस है, ये 60,000 कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे काम का 60,000 है, फेस वैल्यू नहीं। फेस वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट निकालने में काम आता है और कहीं पे भी नहीं। तो हम लोग 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 लेंगे, हाँ स्टेप 1 में लेंगे। अब सुनते जाना 60,000 जो 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ये लेंगे 10% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स होती है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, और ये स्टेप 1 में लेते हैं। और इसके नीचे जो 12% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड था, वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टेप 1 में नहीं लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया थियरी में बहुत बार, फिर से बता देता हूं कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स जो वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स थे, आर नॉट टेकन इन एसेट्स इन स्टेप 1। स्टेप 1 में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ट्रेडिंग को इंक्लूड करते हैं। तो ये 60,000 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, इसको इंक्लूड करेंगे। अब जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा? ये जो वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 50,000, कॉस्ट प्राइस 40,000, ये कहां पे काम आएगा? पहली बात, इसको स्टेप 1 में नहीं लेना है, लेकिन जो हमारा स्टेप 3C है, जिसको स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, ITD फॉर्मेट बोलते हैं, उसमें आई जो होता है स्टेप 3C में, ITD फॉर्मेट में जो आई होता है, वो आई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। वहां पे ये 50,000 फेस वैल्यू काम आएगा। इंटरेस्ट सिर्फ फेस वैल्यू पे ही निकालते हैं। तो फेस वैल्यू है 50,000, 50,000 का 12% होता है 6,000, 6,000 होगा इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो स्टेप 3C में माइनस होगा। अगर आप अभी भूल भी जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 3C का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। तो अभी भूल भी जाओ तो बाद में फॉर्मेट में याद आ ही जाएगा। और ये 40,000 हमारे काम का नहीं है, ये 40,000 काम का नहीं है। तो 50,000 फेस वैल्यू, उस पर 12% वाई लिमिटेड के डिबेंचर्स। तो मैं स्टेप 3C में जा रहा हूं, ये स्टेप 3C ये वाला। इसमें आई फॉर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जो फेस वैल्यू थी 50,000, उस फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई मैं करूंगा 12%। तो 50,000 का 12% होता है 6,000, ये 6,000 में कर दूंगा माइनस। ये 6,000 में मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो 50,000 का 12% 6,000 आएगा। ये 6,000 मैंने माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डन। आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टेप 1 में नहीं लेना है, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट स्टेप 3C में माइनस करना है। सिंपल बता दूं, रटाबाजी थोड़ी बहुत। रटाबाजी ये है कि स्टेप 1 में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काम आता है और स्टेप 3 में नॉन ट्रेडिंग काम आता है। स्टेप 1 में ट्रेडिंग काम आता है, स्टेप 3 में नॉन ट्रेडिंग काम आता है, अगर आपको रटा मारना हो। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है इन्वेस्ट करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री में स्टॉक 80,000। स्टॉक लेते हैं एसेट्स में? हाँ लेते हैं। स्टॉक 80,000 एसेट्स में इंक्लूड
करते हैं। ये स्टॉक या इन्वेंट्री आप इसको बोल सकते हो, ये एसेट्स में इंक्लूड करते हैं स्टॉक 80,000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ स्टॉक के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स। डेटर्स दिया 1,70,000, तो डेटर्स हम एसेट्स में लेते हैं। डेटर्स एसेट्स में 1,70,000 लेंगे, हाँ लेंगे, डेटर्स हमारा एसेट होता है। तो 1,70,000 हम डेटर्स को यहाँ ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, डेटर्स यहाँ ट्रेड रिसीवेबल, इसको एसेट्स पे लेंगे, हाँ लेंगे 1,70,000। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 20,000 एसेट में लेंगे, हाँ लेंगे, बैंक बैलेंस एसेट्स में लेते हैं 20,000, ये 20,000 बैंक बैलेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैंक बैलेंस 20,000, ये एसेट्स में लेंगे 20,000 बैंक बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस 1,30,000, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में आता है, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस आता है, सुनना ध्यान से मेरे शब्द, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स में आते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, वैसे मैंने लिखा है थियरी वाले पेजेस में, फिर भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रिलिमिनरी expenses are not taken in assets in step 1। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो स्टेप 1 में नहीं लेते, प्रीपेड एक्सपेंस लेते हैं, दोनों अलग अलग बातें। डन, अभी सारी बातें एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, अभी एक एक स्टेप करके प्लस माइनस करेंगे। ओके, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 1,05,000, मशीनरी 80,000, 60,000 इन्वेस्टमेंट, फिर स्टॉक, फिर डेटर्स, फिर बैंक बैलेंस, फिर बैंक बैलेंस के बाद प्रीपेड एक्सपेंस। अब इन सबको एसेट्स को टोटल कर दें, तो यहां तक का हमारा एसेट्स का टोटल इक्वल टू सम। एसेट्स में एक है सबसे पहले 1,05,000, फिर 80,000, फिर 60,000, फिर 80,000, फिर 170, फिर 20, फिर 130, तो इन सब का टोटल आ रहा है 6,45,000। अभी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में चार नाम है, लाइबिलिटीज में चार नाम है, लाइबिलिटीज का टोटल इक्वल टू सम, एक है 60,000, एक है 1 लाख, फिर 60,000, फिर 150, 60, 1 लाख, 60 और 150, तो इन चारों का टोटल है 3,70,000। ये 3,70,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एसेट्स के टोटल में दे लाइबिलिटीज का टोटल माइनस करो और प्रेफरेंशियल कैपिटल भी माइनस करो। तो जो एसेट्स का टोटल है, एसेट्स का टोटल है 6,45,000, उसमें से 3,70,000 माइनस करेंगे और 1 लाख भी माइनस करेंगे, तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल 1,75,000। अब मैं ये चेक करूंगा कि टेक्स्ट बुक वालों ने क्या आंसर लिखा है, मेरा तो 175 आ रहा है, क्योंकि मेरे को अभी तक भी टेक्स्ट बुक वालों पे डाउट हो रहा है कि उन लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 लिया होगा कि नहीं। तो मैं चेक करता हूँ ये 175 राइट है कि नहीं। 175, ये देखो 235 लिखा है ना, ये देखो आंसर में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 235, मतलब इन लोगों ने, तो बुक वाले क्या करते हैं यहाँ पे 2,35,000 कैपिटल एम्प्लॉयड इन लोगों ने कैसे निकाला है, इन लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिया है। अब एसेट्स का टोटल वही रहेगा 645, लाइबिलिटीज में ये प्रोविजन फॉर टैक्स में जीरो कर देता हूँ, तो ये देखो 2,35,000 मेरा भी आंसर आ गया 235। तो इन लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लोग। किसी किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स ये लोग लेते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लेना चाहिए था, पर इन लोगों ने नहीं लिया है। कोई क्वेश्चन में ये लोग ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन लोगों ने नहीं लिया है, तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करते हैं। तो 2,35,000 ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है फॉर गुडविल, ये हमको स्टेप 2 में काम आएगा। 2,35,000, 2,35,000 को स्टेप 2 में लेके जाएंगे। स्टेप 2 को बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये जो 8% है ना बेटा, 8% क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 100, तो ये होता है 18,800 रुपए। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया 18,800 रुपए, 18,800। अब हम लोग स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में अभी हम लोग स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में पहले स्टेप 3A होता है। स्टेप 3A होता है एडजस्टमेंट्स, मतलब कुछ भी कोई एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड करना बाकी है या कोई इनकम अगर रिकॉर्ड करना बाकी है तो रिकॉर्ड करो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है,
कि एक्सपेंस कोई लिखना रह गया हो या इनकम कोई लिखना रह गई हो, ऐसा कोई भी एक्सपेंस या इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस या इनकम नहीं हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग सीधा सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज निकालेंगे। अभी मैं यहाँ पे सीधा ही सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज निकालूंगा अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, 90,000, 1,05,000, 1,20,000, ये प्रॉफिट का ट्रेंड इंक्रीजिंग है। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो हम वेटेड एवरेज करते हैं। वेटेड एवरेज में प्रॉफिट का कॉलम मतलब एक्स, प्रॉफिट का कॉलम मतलब एक्स, ये प्रॉफिट का कॉलम मतलब एक्स और वेट का कॉलम मतलब डब्ल्यू। फिर हम लोग एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू का कॉलम अगर नहीं दिया हो तो 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन में ईयर्स हों। अगर प्रॉफिट नहीं बताया, वेट्स नहीं बताया हो कितने, अगर वेट नहीं बताया हो तो हम वेट में लेते हैं 1 2 3 4 जितने साल हो। तो यहाँ पे 3 साल है तो 1 2 3। अभी एक्स मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मतलब 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी इस एक्स डब्ल्यू का टोटल तो इक्वल टू एक्स डब्ल्यू का टोटल, तो उसमें एक 90,000 है, एक 210 है और एक 360 है। इनका टोटल आ रहा है 6,60,000। सिग्मा डब्ल्यू का, सिग्मा डब्ल्यू का टोटल आ रहा है 6,60,000। सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल, एक्स डब्ल्यू का टोटल 6,60,000 और सिग्मा डब्ल्यू का टोटल 6। ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू का टोटल 6, 1 और 2 और 3 6 हुआ, और ये 90,000 और 210 और 360, ये 6,60,000 हुआ। अब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेटेड एवरेज निकाला और वो आ गया 6,60,000। ठीक है, तो ये एक्चुअली स्टेप 3A होता है एडजस्टमेंट्स और 3B होता है सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो मैंने क्या किया, 3A एडजस्टमेंट्स थी नहीं तो मैंने साथ में 3B सॉल्व कर दिया। 3B मैंने सॉल्व कर दिया, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज में से कोई भी एक। तो मैंने कौन सा सॉल्व किया, मैंने वेटेड एवरेज किया, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। तो मैंने कौन सा किया, वेटेड एवरेज किया, क्योंकि प्रॉफिट हर साल इंक्रीजिंग था, एडजस्टमेंट्स कोई थी नहीं। तो स्टेप 3A हो गया, 3B हो गया, इसके बाद 3C आता है। 3C मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट में जो हमारा ये वेटेड एवरेज, अच्छा वेटेड एवरेज अभी निकालना बाकी है, तो मैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो वेटेड एवरेज का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एक्स डब्ल्यू है 6,60,000 और सिग्मा डब्ल्यू है 6। तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑब्वियसली 6,60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 1,10,000। 6,60,000 डिवाइड बाय 6, 1,10,000 रुपए। ये जो 1,10,000 रुपए आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोग आईटीडी फॉर्मेट में लेके जाएंगे। यहाँ पे आईटीडी फॉर्मेट में सबसे पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें 6,60, उसमें सॉरी 1,10,000 जो वेटेड एवरेज आया। इस 1,10,000 में दे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 6,000 माइनस कर देने का, तो 1,10,000 माइनस 6,000, तो ये आएगा 1,04,000। इस 1,04,000 का 50% टैक्स, आपको याद है क्वेश्चन में लिखा हुआ था 50% टैक्स निकालो। तो 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 52,000। ऑब्वियसली 1,04,000 का 50% 52,000 होता है, 52,000 होता है। अब ये 52,000 माइनस करने का, तो 1,04,000 माइनस 52,000, तो बाकी बचेगा 52,000। फिर इस 52,000 में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करने का 12,000, तो 52,000 माइनस 12,000, बाकी बचेगा 40,000, 40,000। ये 40,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, इसको एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल बोलते हैं। जो 40,000 आया ये 40,000। इसके बाद हम लोगों को चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड। तो एवरेज है हमारा ये वाला 40,000 और माइनस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है हमारा, पहले सॉल्व किया होगा हमने स्टेप 2 में, ये स्टेप 2 में हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला था ये वाला 18,800, 18,800। तो एवरेज था हमारा 40,000 और एक्सपेक्टेड है 18,800।
अब इसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट होगा 40,000 माइनस 18,800, तो ये आएगा 21,200। ये सुपर प्रॉफिट आ गया 21,200। ये जो सुपर प्रॉफिट आया 21,200, इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर देंगे। और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था थ्राइस, थ्राइस द सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो इस सुपर प्रॉफिट को 21,200 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 63,600। 63,600 गुडविल आ गया और ये पूरा मेथड खत्म हो गया। ये बुक वालों का भी 63,600 सेम आ रहा है। बस मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का डाउट था, इन लोगों ने किया होगा कि नहीं। इन लोगों ने माइनस नहीं किया है तो मैंने भी नहीं किया। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से, पूरा सम कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है 14, यहां तक क्वेश्चन है। ये आंसर बुक वालों का, ये हमारा आंसर। रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। स्टेप 1, ये पूरा स्टेप 1 चल रहा है, यहां तक स्टेप 1। फिर स्टेप 2, स्टेप 3A, 3B भी इसके अंदर ही आ गया, ये 3C, स्टेप 4 और स्टेप 5। डन। चलो लिखना शुरू करो। लिखते रहो बेटा सब लोग।